देख, अपन बताए क्या कर रहे हैं अभी अपन जीएसटी इस वक्त शुरू करेंगे। तो जीएसटी के कुछ एक कंसेप्ट्स हैं जिसके कारण जीएसटी समझ आना शुरू होगी। ठीक है, तो अपन जीएसटी के वो वाले कंसेप्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि जो जीएसटी है ना, वो मोटे मोटे 3 प्रकार से लगता है। ठीक है, कितने टाइप्स हैं इसके? 3। सबसे पहला तो है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी। ठीक है, फुल फॉर्म पे लिख देता हूँ। सीजीएसटी की फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एसजीएसटी की फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इतना समझ आ गया? तो यानी अगर मैं जीएसटी की फुल फॉर्म लिखूं तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इस चीज़ से अपन को पहले यहीं पे क्लियर हो गया कि ये गुड्स पे भी लगेगा और ये सर्विस पे भी लगेगा, दोनों पे लगता है ये। ठीक है, यानी अगर मैं मोबाइल खरीदूं तो माल का क्रय विक्रय है, यानी गुड्स का क्रय विक्रय है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। अगर मैं कोचिंग वाला काम कर रहा हूँ, वो सर्विस है, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। दोनों चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, अब अपन करते हैं कि जीएसटी आया क्यों था। एक बस मैं यहाँ पे वर्ड लिख के छोड़ देता हूँ, यूटीजीएसटी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब अपन इसके अंदर पूरी की पूरी श्रृंखला में देखेंगे जीएसटी क्या चला, कैसे चला, क्योंकि मैं अभी स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई सा भी चैप्टर उठाओगे ना वो समझ आने लग जाएगा। सारों का मिक्स बता रहा हूँ मैं एक बार को। ठीक है, तो देखो अब ये शुरुआत होती है। अभी एक न्यूज़ आई थी कल ही कि वेस्ट बंगाल चिल्ला रहा है कि उसे ना जीएसटी नहीं दे रही केंद्र सरकार। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जीएसटी नहीं दे रही है। इस वाक्य को भी अपन समझेंगे कि ये लाइन बोलना क्या चाह रही है। अब सुनो, हो क्या रहा था कि राजस्थान के अंदर किसी और रेट से राजस्थान टैक्स ले रहा है, मुंबई के अंदर महाराष्ट्र किसी और रेट से टैक्स ले रहा है, गुजरात के अंदर कोई सा और रेट चल रहा है। इसलिए तुमने देखा हो कि अपन अगर मान लो कोई सी चीज़ गंगानगर में खरीदेंगे राजस्थान में, वहीं पे 50 किलोमीटर अगर अपन पंजाब में जाएंगे उस चीज़ का रेट चेंज हो जाता था, दालों का रेट चेंज हो जाता था, आटे का रेट चेंज हो जाता था, हर चीज़ का रेट चेंज था। क्यों? क्योंकि हर राज्य यानी हर स्टेट अपना अपना टैक्स ले रहा था अपने अपने हिसाब से। तो सरकार ने बोला कि अगर अपन एक देश हैं तो हम सबका एक टैक्स होना चाहिए। अब तुम सोच के देखो, अगर अपन 29-30 स्टेट के हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट करने लगे तो काम कितना उलझ गया। मान लो तुम्हारी एक ब्रांच महाराष्ट्र के अंदर है, एक ब्रांच राजस्थान में, तीसरी गुजरात में, तुम तो टैक्स ही संभालते रह जाओगे। तो सरकार ने बोला ये गलत है। अब सरकार क्या कह रही थी कि सारी की सारी चीज़ों पे हम क्या लेना शुरू करेंगे, हम जीएसटी लेना शुरू करेंगे। अब अगर सरकार जीएसटी लेगी तो उसमें देखो जीएसटी लगता कैसे है। सबसे पहले याद रखना कि जो सीजीएसटी है ना और एसजीएसटी है ये एक साथ लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक साथ तभी लगेंगे अगर आप इंट्रा यानी राज्य के अंदर ही सप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आप राज्य के बाहर सप्लाई कर रहे हो तो आपका आईजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट के अंदर आईजीएसटी लगता है। ठीक है, अब सवाल उठा सर अगर आईजीएसटी 18% पे है तो सीजीएसटी 9% है और एसजीएसटी 9% हुआ करेगा। तो देखो अगर मैंने राजस्थान के अंदर ही माल बेचा, यानी मैंने गंगानगर से हनुमानगढ़ माल बेचा, तो ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट यानी स्टेट के अंदर ही माल की खरीद बेच है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, जिसकी दर होगी उदाहरण के तौर पे 9% और 9%। बात समझ आ गई? वहीं अगर मैंने उसी माल को राजस्थान से अबोहर भेज दिया, यानी राजस्थान से पंजाब भेज दिया, तो आईजीएसटी लगेगा, लेकिन टोटल रेट कितनी है? 18% लग जाएगी। यानी माल का तुम देखो तो टैक्स तो 18 का 18 ही लग रहा है। बस फर्क क्या है, राज्य के अंदर 2 टैक्स कर दिए, राज्य के बाहर 1 टैक्स कर दिया। इतनी बात समझ आ गई? अब एक चीज़ देखो, राजस्थान एक राज्य है तो उस पर एसजीएसटी लगेगा, हमें समझ आता है, लेकिन दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश पे स्टेट एसजीएसटी तो लग ही नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या लगेगा? सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को अपन यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। समझाए? इसमें भी कंसेप्ट वही रहेगा, 9% ये है तो 9% ये है। बात समझ आई? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आईजीएसटी का रेट सीजीएसटी
और SGST के रेट को मिला के बन जाता है। मान लो अगर IGST 28% है तो CGST और SGST 14% और 14% लग जाएगा। यानी चाहे आप माल राज्य के अंदर सप्लाई करो चाहे राज्य के बाहर सप्लाई करो, हमेशा यही चीज़ याद रखना कि टैक्स का रेट तो सेम ही रहेगा। ये इतनी बात समझ आ गई। अब देखो तुम्हें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट भी समझ आ गया। इंट्रा स्टेट मतलब राज्य के अंदर, इंटर स्टेट यानी राज्य के बाहर। ठीक है, अब देखो CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों? क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के पास जाता है, बाकी ये वाला स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है यानी राज्य सरकार के पास जाता है। IGST है ना, ये भी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। सर IGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों गया? क्योंकि केंद्र सरकार बोलती है राजस्थान ने मुंबई को माल बेचा, तो ऐसे केस के अंदर महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारें लड़ पड़ेंगी। तो सरकार तुम दोनों छोड़ दो, जब माल इंटरस्टेट होगा तब हम देखेंगे वो सब, तुम दोनों का ही चक्कर छोड़ दो। ठीक है, तो हमने एक चीज़ समझ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो टैक्स जा रहे हैं, एक तो CGST और एक IGST। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास एक ही टैक्स जा रहा है SGST। वहीं पे अगर स्टेट गवर्नमेंट का SGST नहीं लगा तो हमें सीधी सी बात है यूनियन टेरिटरी वाला टैक्स लग जाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है। अब एक चीज़ हमें ये समझनी है कि GST के अंदर ना किस तरीके से टैक्स लगता है और क्या क्या चीज़ें शुरू हुई। तो जब जैसे ही सरकार ने बोला ना, केंद्र सरकार ने, कि हम GST ला रहे हैं, तो सारी की सारी सरकारें ना खिलाफ हो गई केंद्र सरकार के। उन्होंने बोला कि अगर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस TMC, और दिल्ली के अंदर सरकार बैठी है BJP की सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है। तो ऐसे के अंदर अगर दो टैक्स केंद्र सरकार लेके जाएगी तो हम आप पे भरोसा ही नहीं करते, हम मानते ही नहीं कि आप हमें टैक्स दोगे, हो सकता है बीच में अड़ा दे। तो ऐसे केस के अंदर सरकार ने ये बोला कि अच्छा ये आपकी बात हम सुनते हैं। साथ में राज्य सरकारों ने ये बोला कि हमें सबसे ज़्यादा आमदनी पता है किससे होती है? पेट्रोल बेचने से और दारू बेचने से। अगर आप सारा कुछ GST में ले आओगे तो आधा हिस्सा तो आप ले गए CGST के माध्यम से। तो ये सारी सरकारें खिलाफ हो गई। सिर्फ उस टाइम की बात है कि सिर्फ BJP ने लाने की कोशिश की थी GST, तो BJP की सरकारें उसको सपोर्ट कर रही थी, बाकी पूरा भारत उसके खिलाफ हो गया था। ऐसे केस में केंद्र सरकार हारी और केंद्र सरकार ने बोला कि हम 5 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम GST लगाएंगे ही नहीं। यानी उसने बोला 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल कॉमोडिटी। समझाया? इस पे टैक्स नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल पे GST नहीं लगता, राज्य के अधिनियम ही लागू होते हैं। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ देख लेते हैं, अल्कोहल भी कौन सी? जो कि हम पीते हैं, यानी ह्यूमन कंजम्पशन वाली अल्कोहल, उस पर भी GST नहीं लगता, राज्य सरकार के ही सारे टैक्सेस लगते हैं। इसीलिए तुमने देखा है कि पेट्रोल का रेट राजस्थान और पंजाब में डिफरेंट है, क्योंकि अगर GST होता तो दोनों में सेम होता, लेकिन सेम क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान और पंजाब में राज्य के सारे टैक्स लग रहे हैं। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, इसीलिए पंजाब में सस्ती है। ठीक है जी, तो हमें यह समझ आ गया कि नॉन टैक्सेबल कॉमोडिटी वो है जिसको GST से बाहर रखा गया। बात समझ आ गई? अब अपन एक और चीज़ करेंगे, एक पहले ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो GST के आते ही ना चीज़ें सस्ती हुई थी, ये सही मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है GST। हालांकि सरकारें क्या लोग भी ये बोलने लगे GST आएगा, चीज़ें महंगी हुई थी, महंगी नहीं हुई थी, सस्ती हुई थी। क्यों हुई थी उसका उदाहरण लो। GST के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स का। ठीक है, अपन इसको समझते हैं कि इनपुट टैक्स होता क्या है। देखो अगर मान लो ये मिस्टर A है, ये मिस्टर B है, ये मिस्टर C है, 3 जने हैं। मिस्टर A ने एक चीज़ बनाई 100 रुपये की, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लग गया मान लो 10 रुपये। ठीक है, टोटल चीज़ कितने की होगी? 110 की होगी। इसने ये वाला माल बेच दिया मिस्टर B को, तो मिस्टर B के पास ये चीज़ कितने की आई? 110 की आई। अब 110 के ऊपर मान लो 10% वापस से टैक्स लगा, तो कितना टैक्स लग गया? 11 रुपये। तो वैल्यू कितनी होगी? 121 होगी। 110 पे अगर 11 रुपये का टैक्स 10% लगाएंगे तो 121 होगी वैल्यू। अब इसने ये माल C को बेचा, तो C ने ये माल कितने में बेचा? खरीदा 121 में। अगर 10% का टैक्स लगाएंगे तो लगभग 12 रुपये टैक्स आएगा, 12.10, तो 133 इसकी माल की वैल्यू होगी। टैक्स को ऐड कर दिया हमने, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक चीज़ बता दे कि क्या यहाँ पर 10 रुपये टैक्स के हैं? है ना?
तो इसीलिए दोनों को कंबाइन करके वैल्यू क्या आ गई 110। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े आराम से सोच समझ के ध्यान देना कि यहां पर 10 रुपए के ऊपर भी टैक्स लग गया, इसीलिए 11 रुपए बना टैक्स। मैं समझा देता हूं। देख, प्रॉफिट तो अपन ने जोड़ा ही नहीं है। देखा जाए तो ये 100 रुपए की चीज 110 की क्यों बनी? इसलिए बनी क्योंकि इसमें टैक्स लग चुका है। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 110। तो यानी अगर इसके अंदर 10 रुपए टैक्स का है, हाँ कि ना, इसमें 10 रुपए टैक्स का है, तो यानी इसके अंदर ही अंदर कैलकुलेशन क्या हुई है, 100 रुपए पर 10% टैक्स लगा है और टैक्स जो 10 रुपए था उस पर 10% टैक्स लगा है। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 10 रुपए यहाँ पे और 1 रुपया यहाँ से, टोटल टैक्स कितना बना? 11 रुपए। समझ आती है बात? ये तो गलत नहीं है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमने तो टैक्स के ऊपर टैक्स दिया 1 रुपया? यहां पे तो हमने 1 रुपया टैक्स के ऊपर टैक्स दिया है। सेम चीज यहां पे हो रही है। इसके अंदर क्या सीन है? अब इधर देखा जाए तो माल की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए और टैक्स की वैल्यू कितनी है? 21 रुपए। ठीक है ना, 10 और 11 21 रुपए होगी। तो यानी इसके ऊपर टैक्स बनना चाहिए था 10% के हिसाब से 10 रुपए, और इसके ऊपर 10% के हिसाब से टैक्स कितना लग गया? 2 रुपए। यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। यानी आप तो माल बेच रहे हो तो आप तो फंस रहे हो, टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया है। तो ये तो बहुत ज्यादा गलत बात होगी। इस पूरी की पूरी श्रृंखला को बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, वो बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। इसमें बता, तेरी और मेरी क्या गलती? सरकार की गलती है जो टैक्स के ऊपर टैक्स ले रही है, या तो हमने प्रॉफिट कमाया हो। तो साइलेंट कर दे, मेरा फोन नहीं है। ठीक है जी। तो अब एक चीज बता, तेरे को टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे लगता है? ये बात तो समझ आ गई, ये तो श्योर शॉट है। तो ये बात सरकार को भी समझ आई कि ये गलत है। अगर मान लो एक चीज को 100 हाथों के अंदर हस्तांतरित हुई तो जितने की वैल्यू नहीं उतने का टैक्स लग जाएगा। तो सरकार ने बोला ये गलत हो गया। तो सरकार ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी जिसको ये बोलते हैं इनपुट टैक्स। ठीक है, इसका मतलब समझना कि सरकार ने बोला जब ए से माल खरीदा बी ने, तो बी हमें ऑलरेडी टैक्स कितने रुपए का दे चुका है? 10 रुपए का हमें टैक्स दे चुका है। क्यों? क्योंकि उसने 110 रुपए पे किए हैं। 100 रुपए तो एक के पास गए, 10 रुपए सरकार के पास है। तो सरकार ने बोला बी हम मानते हैं कि तेरे को 11 रुपए का टैक्स देना है, लेकिन क्या तू हमें ऑलरेडी 10 रुपए का टैक्स दे चुका है? दे चुका है। तो सरकार ने बोला ये हम तेरे को माइनस करने का अधिकार देते हैं। यानी इसका टैक्स कितना पे करना है? 11 रुपए, लेकिन कितना ऑलरेडी पे कर चुका है? 10 रुपए। तो सरकार बोलती है अब तू टैक्स 11 में से 10 घटा दे, 1 रुपया ही दे हमें। समझ आ गई बात? तो अब 110 प्लस 1 रुपया, टोटल वैल्यू कितनी आई? 111। पहले क्या लिखी थी? 121 लिखी थी। समझ आ गई बात? तो अब एक चीज बता, जो पुराने टैक्सेस के अंदर हम टोटल वैल्यू 121 की खरीद रहे थे, आज वो हमें कितने की पड़ रही है? 111 की पड़ रही है। क्यों पड़ी? समझ आया? ये जो अपने माइनस किया ना, जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, इस फंडे को बोला जाता है इनपुट टैक्स। क्लेम किया आपने इस पूरे प्रोसीजर को। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है वो समझो। इनपुट टैक्स का मतलब है जो टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया उसको अब पे मत करो, माइनस कर दो। बात समझ आई? वेरी इजी। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर अगर ये कम हो रही है, सस्ती हो रही है चीज़, तो महंगी क्यों बता रहे थे सारे के सारे जीएसटी में? दुकान वाले ना सियाने बने थे। इन्होंने क्या किया कि ग्राहक को इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ समझ तो आएगी नहीं, तो लोगों ने क्या किया, 111 में ही तो माल पड़ रहा है उनको, लेकिन उसकी वैल्यू इन्होंने जानबूझ के कर दी 125। प्रॉफिट बढ़ा दिया इतना, यानी 14 रुपये के प्रॉफिट पे माल बेचने लग गए। अब ग्राहक को तो पता नहीं लगता। अब चीज़ बता, तुम जीएसटी पढ़ना मजबूरी है, वरना तुम इतनी डिटेल में जाते कभी नहीं जाते। गांव में अगर कोई चीज़ बिक रही है वो तो ये बोलेगा कि ये जीएसटी लाके गलत हो गया, हमें तो महंगा पड़ रहा है। ऐसा हुआ नहीं था। समझ आ गई बात? तो देखो अब एक चीज़ अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं जो तुम्हारे काम आएगा। ए ने जिस टाइम माल कितने का बेचा था? 100 रुपये का माल बेचा था, 10 रुपये इसने टैक्स कलेक्ट किया था, माल बिका था 110 का। बी की अगर मैं बात करूं, बी ने यही माल देखा जाए तो 110 में खरीदा था, जिसके अंदर इसने 100 रुपये तो दिए थे उसके प्रोडक्ट के,
10 रुपये दिए थे इसने टैक्स के, इसलिए इसको 110 का पड़ा। फिर फाइनली बी क्या करेगा, 1 रुपया फाइनल और टैक्स देगा और 111 में इसको चीज़ पड़ रही है। इतना तो हम समझ चुके हैं। तो देखना, अब ये जो टैक्स कलेक्ट किया है मिस्टर ए ने, जो कि मिस्टर बी के थ्रू आया खरीदते हुए बेचते वक्त, तो ए की जिम्मेदारी बनती है कि ये 10 रुपये का टैक्स ये सरकार को जमा कराएगा। क्यों? क्योंकि कलेक्ट किसने किया है, ए के पास पड़ा है पैसा, तो ए की सरकार को जमा कराएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होता है, इसको समझना कि जब ए ने 10 रुपये कलेक्ट किए तो ए की तरफ से तो माल आउट जा रहा है, माल आउट जा रहा है, तो ए अपनी किताबों में इसको दिखाएगा आउटपुट जीएसटी, क्योंकि माल आउट जा रहा है तो आउटपुट जीएसटी। अब बी क्या कर रहा है, 10 रुपये के अंदर माल इन हो रहा है इसके पास, तो 20 को अपनी किताबों में दिखाएगा इनपुट जीएसटी। बात समझ आ गई? आउटपुट जीएसटी जो माल आपकी तरफ से आउट जा रहा है, यानी आपकी तरफ से जो डिलीवरी हो रही है या सेल हो रही है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं, सेल पे जो सा जीएसटी होता है उसको हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, परचेज पे जो सा जीएसटी होता है हम उसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट जीएसटी सेल पे लगता है, इनपुट जीएसटी परचेज पे लगता है। इतनी बात भी आपको समझ आ गई। अब देखो, मैं एक कॉम्प्लिकेटेड से लाइन बोलता हूँ, मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ। इनपुट टैक्स बड़ी आसान सी चीज़ है। इसके अंदर आपने जितना भी इनपुट जीएसटी पे किया है उसको माइनस कर दो तो आपके पास फाइनल नेट अमाउंट मिल जाती है। उदाहरण के तौर पे मिस्टर बी का टैक्स कितना बनता था, मिस्टर बी का टैक्स बनता था ₹11, ठीक है। लेकिन मैंने अगर अपना इनपुट जीएसटी माइनस कर दिया, यानी ₹10 माइनस कर दिए, तो मेरे पास इनपुट टैक्स कितना पे करने को बचा, ₹1। हर तरीके से मैंने एक वर्ड को समझा दिया, तुमने नोट किया होता, ठीक है। इनपुट टैक्स अब तुम्हारे दिमाग से मेरे ख्याल से हिलेगा नहीं। अब अपन एक चीज़ समझते हैं कि देखो, यहीं पे मिस्टर ए ने माल बेचा था और बी ने उसको पेमेंट करी थी, टैक्स समेत पेमेंट करी थी, तो उस टैक्स को जमा करवाना सरकार के किसके जिम्मेदारी थी, मिस्टर ए की जिम्मेदारी थी। इतनी बात तो समझ आ गई। इसको हम पूरी श्रृंखला को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। क्यों हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज? इसका मतलब यह है कि जिसने टैक्स कलेक्ट किया या फिर जिसने सर्विस दी या जिसने माल बेचा वही सरकार को जमा कराता है। बात सही है? एग्जाम्पल समझो, अगर तुमने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा दुकान वाले से, तो तुम तो टैक्स जमा कराते ही नहीं, जिसने हमें वो माल बेचा वो टैक्स जमा कराएगा। बात समझ आई? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ केस हैं जिसमें सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया, उसने बोला हम इनसे टैक्स नहीं ले सकते, तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला जिसको इन्होंने बोला रिवर्स चार्ज, ठीक है। रिवर्स चार्ज के अंदर पता है क्या कहानी होगी, माल बेचेगा ए, लेकिन बी जो है ना, इसको पूरे पैसे टैक्स समेत नहीं देगा, ये टैक्स अपने पास ही रख लेगा और जमा कौन करवाएगा सरकार को, बी। बात समझ आई? तो दूसरे शब्दों में बोलो तो जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट ही जमा कराएगा सरकार को। क्यों होगा ऐसा वो समझो। मान लो वकील है, तुम्हें लगता है कि वकील कभी टैक्स देगा सरकार को? कभी नहीं देगा, ठीक है। सरकार ने बोला वकील से सर्विस लोगे ना, तो जो सर्विस ले रहा जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट ही हमें जीएसटी जमा कराएगा। वकील के सामने तो हम भी हाथ खड़े कर देते हैं। बात समझ आ गई? तो यानी अगर मान लो आपने, ऐसा होता है कि 100 रुपये की सर्विस ली वकील से, 10 रुपये टैक्स लगा, तो जब तुम वकील को पेमेंट करोगे देखा जाए तो 110 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप वकील को पेमेंट करोगे 100 रुपये की, और ये 10 रुपये आप अपने पास ही रखोगे और बाद में सरकार को जमा कराओगे। समझ गए बात? तो आपको रिवर्स चार्ज भी समझ आ चुका। अब देखो हो क्या रहा था, जीएसटी के अंदर सरकार बोलती थी कि हमें एनुअल रिटर्न दो। एनुअल रिटर्न यानी पूरे साल की रिटर्न आप हमें एक साथ भेजा करो। बीच में सरकार ने ये भी बोली कि आप हमें ना क्वार्टरली रिटर्न दो, क्वार्टरली रिटर्न दो यानी हर 3-3 महीने से हमें रिटर्न दो। ये तो 12 महीने से रिटर्न है, ये 3-3 महीने से रिटर्न है। यहीं पे सरकार ने एक और चीज़ बोली कि आप हमें ना मंथली रिटर्न दो, यानी हर 1 महीने से रिटर्न दो। मेरे को अब एक चीज़ बता, एक बंदे की छोटी सी परचून की दुकान है, ऐसे केस के अंदर तेरे को लगता है कि वो ये सारी रिटर्नें भर सकता है? या तो वो काम करेगा या फिर रिटर्न कंप्यूटर पे बैठा रहेगा। परचून में इतना छोटा छोटा माल आता है, वो तो सारा संभाल ही नहीं सकता। तो पूरा का पूरा देश ना हाहाकार करने लग गया था। क्यों? क्योंकि परचून वाले को 10-15 हज़ार रुपये का एक अकाउंटेंट बिठाना पड़ रहा था, समझ गया? प्लस कंप्यूटर खरीदे, प्लस पूरी की पूरी जो जीएसटी का उसका पास तामझाम है, सॉफ्टवेयर वो भी खरीदे, तो उसके पास तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सरकार ने एक नई स्कीम लाई जिसको बोला कंपोजिशन स्कीम।
ठीक है जी। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है वो समझो। सरकार ने बोला सारा का सारा झमेला इसीलिए है ना क्योंकि इनपुट टैक्स तुम क्लेम करते हो, सारा झमेला ही है, ठीक है। सरकार ने बोला अगर तुम इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे, तो ऐसा करो, अगर तुम पे 28% जीएसटी लगता है ना, 28% मत दो, 5% से ही हमें टैक्स दे दो, लेकिन तुम इनपुट क्लेम मत करना। बात समझ आ गई? तो यानी अगर पिछले केस में मिस्टर ए के पास 100 रुपये का माल था, 110 में बेचा था, मिस्टर बी ने माल खरीदा था 111 के अंदर, इसने बाद में 1 रुपये टैक्स दे के 112 का माल, नहीं ये 110 था और यहाँ पे 111 का माल हो गया था, ऐसे ही हुआ था। पिछले वाला एग्जाम्पल ही लिखा मैंने। तो सरकार ने बोला जो तूने 1 रुपया कम कैसे किया, तूने 1 रुपया कम ऐसे कम किया ना कि 11 में से 10 घटा दिया तो 1 रुपया बचा, ऐसा किया ना। उसने कहा ये सब मत कर, तू ऐसा कर, सीधा का सीधा ना हमें 5% टैक्स दे दे इसका, यानी 5 रुपये दे दे, ना तो तू अकाउंटेंट रख, ना तू इनपुट क्लेम कर, ना तो इतनी सारी रिटर्न ने भर, तू सिर्फ हमें 5 रुपये हमारे हाथ में रख दे, सारी टेंशन हमारी। बात समझा? तो जितने भी ये डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट ये सब थे ना, इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम हायर करी थी, क्योंकि कॉम्पोजिशन में पता है फ़ायदा क्या हो रहा था इनको, कि ये इनपुट करेंगे, इतना सारा तामझाम करेंगे और इन पे 18% जीएसटी लग रही थी उस टाइम। तो 18% जीएसटी लग रही है, तो इन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी, इन्होंने देखा कि अगर हम इनपुट क्लेम भी कर रहे हैं ना, उसके बावजूद हमारा पिज़्ज़ा महंगा हो रहा है। तो ये सारे के सारे कॉम्पोजिशन स्कीम में गए और मेरे ख्याल से कॉम्पोजिशन स्कीम में 4% टैक्स देते हैं और मज़े से चिल रहते हैं। इसलिए मेरे को अभी तक याद है, एक इनका पिज़्ज़ा मैनिया करके एक छोटा सा 70 रुपये का पिज़्ज़ा होता था, वो 70 का बिकता था। जैसे ही इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम में गए 63 का हो गया था। वो बात अलग है कि अब इन्होंने उसी को 80 रुपये का कर दिया, लेकिन वो 63 का हुआ था। और सरकार ने साफ साफ कह दिया था जो भी जीएसटी के अंदर कम रेट होने का फ़ायदा कस्टमर तक नहीं पहुंचाना ना, हम उसे जेल में डाल देंगे। तो ऐसे करके सिस्टम हुआ। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या समझा, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने जीएसटी के अंदर 4 तरीके के टैक्स होते हैं, सेंट्रल, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी तभी लगता है जब स्टेट है, अगर स्टेट नहीं है तो यूटीजीएसटी लग जाता है। ये बात हमें समझ आ गई। सीजीएसटी और एसजीएसटी तब लगता है जब हम स्टेट के अंदर ही सप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों आईजीएसटी का आधा आधा होते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर टैक्स से, जीएसटी से बाहर रखा, उसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल कमोडिटी, जैसे पेट्रोल, डीजल और अल्कोहल। इस पे जीएसटी लगता ही नहीं है, इस पर राज्य के सारे टैक्स लगते हैं। इतनी बात भी समझ आ गई। उसके बाद हमने फॉरवर्ड चार्ज देखा। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर हमने देखा कि अगर हम दुकान पे जाके कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो बंदा सरकार को टैक्स पे करता है, लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर जो सर्विस ले रहा है या जो माल खरीद रहा है वो ही सरकार को टैक्स पे करेगा। बात समझ आई? इसको बोला है रिवर्स चार्ज। उसके बाद में हमने देखा कि काफ़ी सारी रिटर्नें भरनी पड़ती हैं। बड़ी कंपनियों का तो चलो काम चल जाता है, लेकिन छोटी कंपनियां ने जनरली कौन सी स्कीम में गए, कॉम्पोजिशन स्कीम में गए। बात समझ आई? अब देखो सवाल उठता है कि सर आपको भी जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है क्या? तो आंसर है नहीं। क्यों, वो समझो। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ना सरकार ने बोला या तो आप अपने मन से रजिस्ट्रेशन करवा लो, वरना आपने अगर 40 लाख से ज़्यादा की सेल कर दी तो कंपलसरी करवाना ही पड़ेगा। बात समझ आ गई? यानी आप चाहो तो 40 लाख से कम के अंदर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, मन है आपका, लेकिन 40 लाख क्रॉस कर लिया तो करवाना ही पड़ेगा। और इस चीज़ को हम समझ चुके हैं कि जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमें अपने बिल के अंदर जीएसटी लगा लगा के बेचना पड़ेगा माल। ठीक है? तो ऐसे केस के अंदर हमें ये पता लगा या तो मन से ले सकते हो या 40 लाख से ज़्यादा। लोगों ने, तुमने देखा होगा, छोटी छोटी दुकान वालों ने भी जीएसटी का नंबर ले रखा है। उसका कारण है क्यों? क्योंकि माल के पूरे मार्केट में ऐसा हो गया था, जिस बंदे के पास जीएसटी का नंबर नहीं है ना, यानी छोटा दुकानदार है, इसके 10 लाख की भी सेल नहीं होती होगी, लोग ये समझने लग गए। तो लोग जानबूझ के मन से ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने लग गए। सोचो तुम यहाँ पे बैठ के मक्खियाँ मार रहे हो छोटी सी दुकान के अंदर, एकदम से मुंबई से एक तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है 1 करोड़ का, और तुमने बोला भाई जी हमारी तो सेल ही कौन ही हुआ है, हमारा तो माल ही नहीं बिकता, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्या बेइज्जती हो जाएगी ना? तो इसीलिए तुम देखना आज के टाइम में हर बंदे की ना 2 फर्में हैं, एक जिसका जीएसटी नंबर ले रखा है, दूसरा जिसका जीएसटी नंबर नहीं ले रखा। 2 फर्म में चला रहा है हर कोई, जनरली देखा होगा। हाँ, अब अपन इस पे बात करते हैं 40 लाख के। ठीक है? सरकार ने बोला, अब इसकी पूरी ये पढ़ना कि इसमें कौन सी लिमिट्स दे रखी है। तो अब अपन लिमिट्स देखते हैं इसके एक्चुअल में। देखो सरकार ने ना ये बोला कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना, तो आपने
40 लाख से ज़्यादा की सेल कर दोगे, गुड्स यानी माल की सप्लाई कर रहे हो, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को एक चीज़ बता, राजस्थान, दिल्ली ऐसी जगहों पे तो 40 लाख की सेल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पहाड़ी इलाका है, जो 7 सिस्टर्स अपने वहाँ पे मेघालय सिक्किम वाली साइड है, वहाँ पे तो 40 लाख की सेल ही नहीं होगी। तो सरकार ने बोला ऐसे कुछ जो खास राज्य हैं उनकी हम आधी यानी 20 लाख की सेल देखेंगे। यानी उन 6-7 जगहों को छोड़ के पूरे देश में 40 लाख, उन 6-7 जगहों पे 20 लाख। बात समझ आई? अब आगे क्या होता है, सर्विस की बात आती है। तो सर्विस में इन्होंने बोला पूरे देश में हम 20 लाख की लिमिट देखेंगे, क्योंकि सर्विस देना बहुत मुश्किल होता है, तो सर्विस की सेल भी कम होती है। इन्होंने बोला 20 लाख की हम लिमिट देखेंगे। अब 20 लाख दिल्ली, राजस्थान जैसी जगहों पे बेचना आसान होता है, लेकिन सिक्किम और मेघालय जैसी जगहों पर, अरुणाचल प्रदेश में बेचा नहीं जाएगा। सरकार ने ये बोला ऐसी जगहों पे हम 10 लाख की लिमिट देखेंगे। समझ आ गया? 40, 20, 10। तो इसीलिए जब मैं कई बार क्लास ले रहा हूँगा ना, तो उसका ऐसे बोल रहा होगा कि 40, 20, 10 की लिमिट। वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया। गुड्स के अंदर 40 और 20, सर्विस के अंदर 20 और 10। समझ आ गई लिमिट? और ये वाजिब भी बात है, वहाँ पे इतनी सेल होगी नहीं। सोच के देखो, तुमने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 40 लाख का माल बेचने की लिमिट लगा दी। मेरे से पूछो, बिकता ही नहीं 40 लाख का माल। पूरा अरुणाचल प्रदेश बिना GST के चलेगा फिर, इसलिए उन्होंने 20 लाख कर दिया, ठीक है। तो अब आपको फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज और सारे रजिस्ट्रेशन का मतलब समझ आ चुका है। और एक चीज़ और समझा देता हूँ, बस फिर तुम्हारी बेसिक्स की क्लास हो जाएगी, फिर तुम जो सी मर्जी क्लास लगा लेना, समझ आ जाएगा। देखो दिक्कत कहाँ पे हो रही थी कि सरकार चाहती थी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, उसको बढ़ावा दें हम। और ये चीज़ हमें पता है कि बाहर के लोग हमारी चीज़ों को तभी खरीदेंगे जब हमारी चीज़ें सस्ती होंगी। हम भी चाइना का माल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि सस्ता होता है, सीधी सी बात है। तो जब हमारा माल सस्ता होगा तभी तो फॉरेन के लोग हमारा माल खरीदेंगे। तो सरकार को एक चीज़ समझ आ गई कि अगर हम पूरा GST ऐसे ऐसे लगाएंगे ना 28% से, तो हमारा माल फॉरेन में बिकेगा ही नहीं। तो सरकार ने बोला कि अगर हम इसको GST के प्रावधान से बाहर रखें, यानी अगर हम इसको नॉन टैक्सेबल बनाएं, तो नॉन टैक्सेबल पे जब GST ही नहीं लगता, तो ऑलरेडी जो वो टैक्स पे करके आ रहा है GST का, तो इनपुट भी नहीं ले पाएगा, तो माल तो और महंगा हो जाएगा। क्योंकि अपना माल सस्ता क्यों हुआ? क्योंकि हम GST के अंदर आए और हमने इनपुट टैक्स लिया, इसलिए माल सस्ता हुआ। अगर आप पे GST ही नहीं लग रहा तो आप इनपुट भी नहीं ले पाओगे, इनपुट नहीं लोगे तो माल महंगा हो गया। ये तो सरकार के लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो सरकार ने खूब अपना दिमाग लगाया। सरकार ने एक नई चीज़ लॉन्च करी जिसको बोला ज़ीरो रेट टैक्स। क्या बोला? ज़ीरो रेट टैक्स। इसमें पता है क्या होता है? GST लगता है, बंदे को इनपुट भी मिलता है, और GST पता है किस रेट पे लगता है? 0%। समझ गए? ये देखा जाए तो बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिया इन्होंने। GST लगा दिया, पीछे जितने लोगों को टैक्स पे करके आ रहा है उसका इनपुट क्लेम कर लिया, और सरकार को 0 रेट पे टैक्स देना है। तो GST के अंदर भी है, GST का सारा काम भी हो रहा है, लेकिन जेब से GST का 1 भी रुपया नहीं गया। बात समझ आ गई? तो इसको बोला जाता है ज़ीरो रेटेड टैक्स। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं, ये तो समझ आ गया ना ज़ीरो रेटेड क्यों आया चीज़। एक वर्ड आएगा बीच बीच में, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का भी कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि उस पर GST नहीं लगेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल की बात जो ये लाए थे, वो लाए थे ज़ीरो रेटेड टैक्स। GST लगा भी दिया और छोड़ भी दिया, ठीक है। तो इसी के साथ ना आपकी जो पूरी की पूरी कंसेप्ट की क्लास है ना, कंसेप्ट की क्लास तो होगी ख़त्म।